हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स में आता है। और आपके आईबीपीएस बैंक पीओ एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में डेफिनेटली 5 क्वेश्चन इसके आएंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। और बेसिकली ये सेंटेंस करेक्शन का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो आपके लिए हिंदी में रहेगा, और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंस करेक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को मैंने एक ही ग्रुप में लिया है, तो इसीलिए सेंटेंस करेक्शन की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। और ये रिवीजन टेस्ट सीरीज का पार्ट 10 है, इसके रिमेनिंग पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है आईबीपीएस बैंक पीओ के 2014 के मेन एग्जाम के। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ के 2014 के मेन एग्जाम के ये क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, और इनको यदि आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। देखिए, इस तरीके से ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे आपके, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, डायरेक्शन लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में जो जो बोल्ड वाला पार्ट है, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। जो बोल्ड वाला पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है या उसका सेंटेंस पैटर्न गलत है। ठीक है, तो वो आपको करेक्ट करना है। और यदि आपको लगता है ये पूरी तरीके से करेक्ट है तो आपका आंसर होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके नो करेक्शन रिक्वायर्ड के हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। और सेंटेंस करेक्शन में भी, सेंटेंस करेक्शन या जो स्पॉटिंग एरर होती है उसमें भी 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके नो एरर के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बाय रनिंग स्मॉल डेयरी फार्म्स एंड सेलिंग मिल्क टू फैक्ट्रीज, द वीमेन ऑफ द विलेजेस टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ देयर फैमिलीज। मतलब डेयरी फार्म चला के और दूध वगैरह को बेच के फैक्ट्री को, जो गांव की जो औरतें हैं वो अपने फैमिली का ध्यान रखती हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि ये वीडियो ट्यूटोरियल है तो यहाँ पर मैं आपको धीमे धीमे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम में, रियल एग्जाम में बहुत फास्ट तरीके से करना है इसको। और फास्ट तरीके से करने की बेस्ट ट्रिक ये है, मैं बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए बेस्ट ट्रिक क्या है यहाँ पर, द वीमेन ऑफ द विलेजेस टेक केयर। टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, यहाँ पर टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। तो जिस भी सेंटेंस में ऑफ लगा हुआ है वो आपका आंसर है। देखिए बी इसमें आंसर है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं किया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये आंसर है और बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे। लेकिन बेस्ट ट्रिक इसकी ये है कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि टेक केयर के बाद ऑफ आता है और केवल इसी वाले सेंटेंस में ऑफ है, आपका जो बी वाला सेंटेंस है, वीमेन ऑफ द विलेजेस टेक केयर ऑफ, तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए विलेज, विलेज वेमेन। ठीक है, विलेज वुमेन ऑफ द विलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है विलेज वुमेन, तो गलत है ये। वुमेन ऑफ ए विलेज विल केयर, ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। वुमेन ऑफ द विलेज केयरिंग टू, केयरिंग टू नहीं होगा। तो बहुत सरल है इसको करना। और मैं सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि इंग्लिश सेक्शन को यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले आप सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे बाद में करिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट के आपके अगर 5 क्वेश्चन एकदम सही हो जाते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन के आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन करके आप आराम से इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, प्री का, आईबीपीएस प्री का। और अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने पहले किया तो उसमें 15 से 20 मिनट आपको उसको पढ़ने में ही लग जाएंगे और पूरा टाइम आपका चला जाएगा। जबकि आपको 30 क्वेश्चन जो हैं आईबीपीएस प्री के, वो 12 से 15 मिनट में आपका करने का टारगेट होना चाहिए। और केवल उन्हीं क्वेश्चंस पर आप टिक मार्क करिए जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में गैस वर्क मत करिए, थोड़ा सा भी गैसिंग किया तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी और उसमें बहुत आपके लिए वो हार्मफुल रहेगा। तो इसमें देखिए मैं 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर यही होगा, और उन्हीं आंसर पे आप लगाइए जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि यही इसका आंसर है। तो ये इसका 100% श्योर इसका यही आंसर है।
और इसमें यहाँ पर दा भी नहीं लगा हुआ है, ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें दा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दा इसलिए नहीं है क्योंकि विमेन जो हैं वो एक जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, विमेन विमेन ऑफ द विलेज एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दा नहीं है और वो सही है। और टेक केयर के बाद चूंकि ऑफ आता है तो वो भी इसमें सही है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इसमें बी। तो इस तरीके से आपको जो आंसर निकालना है वो कॉन्फिडेंटली निकालना है और आप उसके बारे में एकदम 100% श्योर होने चाहिए कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है और बाकी दूसरे नहीं हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी के जो 4 हैं वो आंसर क्यों नहीं हो सकते, एक आंसर जो है वो क्यों है और बाकी के क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। इसलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप एंड तक देखिए पूरा, बीच में स्किप मत करिए। और ये 10 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, रियल क्वेश्चन है। चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए रेगुलेटर्स इन अमेरिका हैव प्लान्स to increase the amount of capital that its 8 largest bank can hold and banks will have until 2018 to comply। देखिए इस सेंटेंस का पहले तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस का मतलब ये है कि बैंक्स जो होती हैं, बैंक्स के ऊपर एक रेगुलेटर होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है। तो अमेरिका के जो रेगुलेटर्स हैं वो बोल रहे हैं रेगुलेटर इन अमेरिका हैव प्लान्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं वो बैंक से बोल रहे हैं कि इतना अमाउंट उनको 2018 तक रखना पड़ेगा अपनी बैंक्स में। रेगुलेटर इन अमेरिका हैव प्लान्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इट्स 8 लार्जेस्ट बैंक्स कैन होल्ड एंड बैंक्स विल हैव टू कंप्लाई। ठीक है, मतलब उस अमाउंट को बढ़ा रहे हैं वो जैसे आरबीआई होती है, उस अमाउंट जितना अमाउंट उनको रखना पड़ेगा 2018 तक। कंप्लाई का मतलब है कि उस नियम का पालन करना। तो यदि देखिए इसको मैं देखूं, यहाँ पर ये 2 लगा हुआ है और 2 के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, हैव प्लान्स टू इंक्रीज द अमाउंट। ठीक है, तो 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लगी हुई है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है और इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको आप जल्दी से करिए, तेजी से करिए और कॉन्फिडेंटली करिए, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। रेगुलेटर इन अमेरिका है प्लान्स टू इंक्रीज द अमाउंट, यहाँ पर 2 लगा हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा इसमें। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पर है प्लान्स बाय इंक्रीजिंग नहीं लगेगा, विच इंक्रीजेज। रेगुलेटर इन अमेरिका है प्लान्स 2 के बाद फिर विच नहीं आएगा, 2 और विच दोनों नहीं लगेंगे। ठीक है, आपको केवल जो बोल्ड वाला पार्ट है उसको करेक्ट करना है, तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ई इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रिच नेचुरल रिसोर्सेज एंड द गवर्नमेंट प्रेजेंट बिलिंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल अट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब अच्छा आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो और गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज हो तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब देखिए इसमें सही कैसे निकालेंगे। रिच नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज एक नाउन है। ठीक है, और ये एंड लगा हुआ है बीच में, तो यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए। ठीक है, एंड के दोनों तरफ एक तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाउन है रिच नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक नाउन है और एंड के यहाँ पर भी आपको नाउन चाहिए, तो जो भी इसमें आंसर में आपका नाउन होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट्स विलिंगनेस, वर्तमान गवर्नमेंट की विलिंगनेस, तो ये एक नाउन है इसमें। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। गवर्नमेंट इज प्रेजेंट बट बिलिंग नहीं, ये गलत है। गवर्नमेंट प्रेजेंस इज बिलिंग गलत है। गवर्नमेंट विलिंगली प्रेजेंट गलत है। तो इसमें यही नाउन है प्रेजेंट गवर्नमेंट्स विलिंगनेस, वर्तमान की जो सरकार है उसकी विलिंगनेस और रिच नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों चीज़ें हैं, ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। रिच नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विल अट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आपका आंसर इसमें होगा ए। तो मैंने लॉजिक क्या बताया कि चूंकि यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर भी नाउन चाहिए, और ए वाले ऑप्शन में नाउन है और बाकी के ऑप्शंस में बताइए कहाँ पर नाउन है, नाउन ही नहीं। गवर्नमेंट इज प्रेजेंट बट बिलिंग, गवर्नमेंट प्रेजेंस इज बिलिंग नहीं, गवर्नमेंट बिलिंगली प्रेजेंट, मतलब तीनों में ही इसमें नाउन नहीं है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर होगा फर्स्ट। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ये ग्रामर का ही टेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें नॉलेज चेक की जाती है, ग्रामर की इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, तो वो चीज़ में आपको चेक की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द सिटीज़ एडवांटेज इंक्लूडिंग अ गुड एजुकेशन सिस्टम
अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैन कोप विद इट्स राइजिंग पॉपुलेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस में सिटी में रहने के जो कुछ फायदे हैं जो आपको गांव में या छोटे कस्बा में या टाउन में नहीं मिलेंगे वो बताए हैं। फायदे क्या हैं कि गुड एजुकेशन, डेफिनेटली गुड एजुकेशन है, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी एक क्वालिटी है लाइफ की, और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डेफिनेटली ये तीनों ही चीज़ें आपको गाँव में नहीं मिलेंगी। तो इसमें यहाँ पर कितने कितने फायदे बताएं, कितनी फैसिलिटीज बताई? एक फैसिलिटीज बताई है आपको या कई सारी फैसिलिटीज बताई हैं? सिटी की 3 फैसिलिटी बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें वन नहीं आएगा। ये यहाँ पर चूंकि 3 फैसिलिटी बताई है इसलिए वन का क्या काम है, यहाँ पर वन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट क्या करना है, आपको करेक्ट करना है इसमें, और ये चूंकि हम इसमें एक जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरल ट्रुथ है इसमें जो कि हमेशा होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस हम पास्ट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में नहीं बोल रहे हैं। इस सेंटेंस को हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं और प्रेजेंट में ही बोलना चाहिए इस सेंटेंस को, क्योंकि इस सेंटेंस में हम सिटी की क्वालिटीज़ बता रहे हैं या सिटी की फैसिलिटीज़ बता रहे हैं जो कि गाँव में नहीं होती। तो एक जनरल ट्रुथ है, या इसको आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप बोलेंगे तो इंक्लूडिंग नहीं आएगा, या तो या आएगा यहाँ पर इंक्लूड्स या आएगा इंक्लूड। लेकिन इंक्लूड्स क्यों नहीं आएगा? इंक्लूड्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इंक्लूड जो वर्ड है वो प्लूरल में लिखा जाएगा। तो जिसमें भी प्लूरल होगा वो आपका सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें प्लूरल है, इसमें प्लूरल है, और इसमें प्लस सम भी लगा हुआ है, और सम इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर 3 फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा डी, ठीक है। आई एम 100% श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि इसमें आपका आंसर होगा डी। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व करना है पूरा 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है, कि सम भी लगा हुआ है इसमें क्योंकि 3 फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और चूंकि सम लगा हुआ है इसलिए इंक्लूड में एस नहीं लगेगा। और अगर यहाँ पर ये 1 होता, 1 तो वैसे आएगा भी नहीं, और अगर 1 होता भी यहाँ पर तो यहाँ पर फिर ये इंक्लूड्स होना चाहिए, इंक्लूड्स होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 3-4 आपको लॉजिक बताए। एक तो ये इंक्लूड इसलिए है क्योंकि 3 फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, और सम इसलिए सही है क्योंकि एक से ज़्यादा फैसिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको लॉजिक बताए हैं, किसी भी लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यही इसका आंसर निकल के आएगा, डी इसका आंसर है। अगर इस वाले को माने तो वैसे तो ये गलत है, वन ऑफ द सिटीज़ एडवांटेज, यहाँ पर फिर एस होना चाहिए। अगर 1 यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो 1 के बाद तो यहाँ पर फिर एस होना चाहिए, यहाँ पर एस होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। इंक्लूडेड नहीं होगा, पास्ट में नहीं लिखा जाएगा ये सेंटेंस, ये भी पास्ट में नहीं लिखा जाएगा। ये सेंटेंस जनरल ट्रुथ का सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, और इसका आंसर होगा आपका डी। तो देखिए इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं 2014 के, आरआरबी के और आईबीपीएस बैंक पीओ के। देखिए इसको देखिए, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक होम, ठीक है। यदि मैं इसको आपको जल्दी से समझाऊं तो इसमें रिटर्न और बैक ये दोनों सुपरफ्लुअस वर्ड हैं। रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है। तो बैक इसमें जो है वो सुपरफ्लुअस है, नीडलेस है, एक्स्ट्रा है। तो ये होगा आपका व्हेन डू यू रिटर्न, सॉरी व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न, ठीक है। इसमें बैक एक्स्ट्रा है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। देखिए कितनी जल्दी मैंने निकाला आंसर, और 100% श्योरिटी के साथ निकाला, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न, ये सही है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर इंटेंड टू के बाद ये जो बैक है ये एक्स्ट्रा है रिटर्न के बाद। रिटर्न और बैक दोनों साथ में कभी भी नहीं लिखे जाते, इसको ध्यान रखिए आप, ये दोनों साथ में नहीं लिखे जाते, ये गलत होता है, ये सुपरफ्लुअस मिस्टेक है। तो व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न होम, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न होम, ये इसके में सेंटेंस आपका सही है, ए इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू रिवाइज द स्कूल करिकुलम, कॉलेज विल नॉट ओनली गेट मोर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बट कंपनीज विल ऑल्सो गेट स्किल्ड एम्प्लॉयज। इस सेंटेंस का मतलब है कि यदि हम स्कूल का जो सिलेबस होता है, स्कूल का जो करिकुलम होता है, उसको यदि हम थोड़ा सा रिवाइज कर दें तो हमें ना केवल अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट मिलेंगे बल्कि कंपनीज को भी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि मोर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट आपको मिलेंगे,
ना कि अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मोस्ट क्वालिटी स्टूडेंट गलत होगा, गुड क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। यदि ये होता यहाँ पर कि गुड क्वालिटी स्टूडेंट तो सही होता ये। स्टूडेंट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, देखिए बेस्ट क्वालिटी ये ऑप्शन गलत क्यों होगा? ये ऑप्शन इसमें गलत इसलिए होगा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। जब रिवाइज करने का मतलब है कि उसमें हम मार्जिनल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं करिकुलम में। तो करिकुलम में थोड़ा सा चेंज करने से एकदम से जो बेकार स्टूडेंट होंगे वो बेस्ट स्टूडेंट में चेंज नहीं हो सकते। ये पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, वो डेफिनेटली बेटर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बेटर। और यहाँ पर यदि गुड भी होता, गुड क्वालिटी स्टूडेंट, तो वो भी सही होता। लेकिन चूंकि गुड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, और गुड में यहाँ पर ये ऑफ लगा हुआ है, गुड क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे कि अच्छे स्टूडेंट हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही होगा, बेटर क्वालिटी स्टूडेंट। और यदि बेटर की जगह यहाँ पर गुड होता तो वो भी आपका सही होता। तो इसमें डी, आई एम 100% श्योर कि डी इसमें आपका आंसर है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। इफ वी रिवाइज द स्कूल करिकुलम, कॉलेज विल नॉट ओनली गेट बेटर क्वालिटी स्टूडेंट बट कंपनीज विल ऑल्सो गेट स्किल्ड एम्प्लॉइज। मतलब अभी अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी गुड क्वालिटी के हैं, लेकिन यदि हम करिकुलम को रिवाइज कर लें तो वो एक स्टेप और ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, और गुड के एक स्टेप ऊपर क्या है? गुड का एक स्टेप ऊपर है बेटर, और उसके बेटर के एक स्टेप ऊपर है बेस्ट। तो इसलिए इसमें बेस्ट नहीं आएगा, गुड का सेकंड फॉर्म चाहिए यहाँ पर, मतलब गुड का सेकंड लेवल चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, बेटर क्वालिटी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको इनको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, आई वुडंट हैव एक्सेप्टेड। देखिए इस तरह के सेंटेंस में अपने सारे वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से। ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें एक ये जो कंडीशन होती है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कंडीशनल पार्ट और दूसरा होता है आपका रिजल्ट पार्ट। ठीक है, शर्त जिसको हम बोलते हैं। तो कोई भी काम इसमें तभी पूरा होता है जब शर्त पूरी होती है, शर्त पूरी नहीं होती तो काम भी पूरा नहीं होता। तो ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट में देखिए डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका रिजल्ट पार्ट, यहां पर मैं आर लिख देता हूं। ये है रिजल्ट पार्ट, और ये जो है फर्स्ट पार्ट ये होता है कंडीशनल पार्ट। ठीक है, अब इसमें एक रूल आप ध्यान रखिए कि ये जो रिजल्ट पार्ट और कंडीशनल पार्ट मैंने आपको बताया, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब रिजल्ट पार्ट इधर आ सकता है और कंडीशनल पार्ट इधर जा सकता है। ये पूरी तरीके से ग्रामेटिकली सही है और एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन गलत क्या चीज़ है? गलत ये है कि रिजल्ट पार्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा। रिजल्ट पार्ट में हमेशा वुड हैव आएगा और कंडीशनल पार्ट में हमेशा हैड आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब रिजल्ट पार्ट का और कंडीशन पार्ट का जो बेसिक पैटर्न है उस पैटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते, शब्दों का जो समूह है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट पार्ट है इसको आप उठा के इधर रख सकते हैं, और इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के आप यहाँ रख सकते हैं। वो चीज़ सही है, लेकिन इनका जो पैटर्न है, इन दोनों ही इंडिविजुअल क्लॉजेज का जो पैटर्न है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका रिजल्ट पार्ट में हमेशा मैंने बताया वुड हैव आता है, और आपका जो कंडीशनल पार्ट है उसमें हमेशा हैड आता है। तो एक तो ये बेसिक रूल है, इसको आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट इसमें क्या है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इफ आई हैड इन योर प्लेस। अब देखिए हैड का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक होता है आपका एक्शन के लिए और एक होता है आपका स्टेट के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यदि मैं आपसे बोलूँ कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बताया होता, ठीक है, तो ये क्या है, एक्शन है कि स्टेट है? ये एक्शन है, स्टेट नहीं है। स्टेट क्या है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये एक स्थिति है, एक दशा है, एक स्टेट है। तो जब स्थिति की हम बात करते हैं तो उसमें हम बीन का प्रयोग करते हैं, और जब हम एक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी। ठीक है, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका चूंकि स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका बीन आएगा, इफ़ आई हैड बीन।
ठीक है, तो इस वाला सेंटेंस को देखिए, इसमें इफ आई हैड तो है लेकिन बीन नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस, इसलिए ये पार्ट गलत हो गया। हैड आई बीन इन आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो विद नहीं आएगा, तो उस तरीके से ये गलत हो गया। इसमें बीन नहीं है तो ये गलत हो गया, और इसमें इफ नहीं लगा हुआ तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर इसमें इन भी नहीं है तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, या तो आप बोल सकते हैं इफ आई हैड, या आप बोल सकते हैं हैड आई, ये दोनों ही एक्सेप्टेड है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर अब चूंकि इफ का ऑप्शन तो दिया नहीं है इसमें, तो इसलिए इफ आई हैड की जगह मैं बोल सकता हूं हैड आई, और चूंकि ये स्टेट का क्वेश्चन है, ये एक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इसमें बी यहां पर मैं लगा सकता हूं। तो ये वाला ऑप्शन इसमें 100% करेक्ट है। हैड आई बीन इन योर प्लेस आई वुडंट हैव एक्सेप्टेड हिज सजेशंस, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैंने उसके सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया होता। ये है आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन का एग्जाम्पल। कंडीशन 3 होती है इंग्लिश में, एक सिंपल कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, एक होती है इमेजिनरी कंडीशन, और एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, और इसमें एक होता है रिजल्ट पार्ट, एक होता है कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट में हम लगाते हैं हैड, रिजल्ट पार्ट में हम लगाते हैं वुड हैव। तो यहाँ पर आपको वुड हैव हटाना है और हैड लगाना है, लेकिन हैड की कौन सी फॉर्म इसमें आएगी वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। ये बहुत टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन है, और सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हैड आई बीन यहाँ पर सही होगा, और यदि यहाँ पर बीन होता तो वो भी सही होता। फिर इफ़ आई हैड बीन, यहाँ पर बीन मिसिंग है केवल, यहाँ पर बीन होता तो वो सही होता। तो इसमें बीन है और इफ़ नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये ये वाला पार्ट आपका डी आपका जो है वो सही आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड इसको आप अच्छे तरीके से अप्लाई बैंक अपने एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये नो सूनर वाला क्वेश्चन है। तो नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे बारिश शुरू हो गई और बारिश होने लगी। तो इसमें तो ये बहुत सिंपल है, इसमें नो सूनर के बाद हमेशा हम देन लगाते हैं, और इस देन में हम क्या लगाते हैं, इस देन में हम लगाते हैं THAN, ठीक है, THEN नहीं आएगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए ये जो है नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, ER लगा हुआ है, तो ER किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम क्या लगाते हैं, THEN लगाते हैं या THAN लगाते हैं, THAN लगाते हैं। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, और इसमें कोई गलती नहीं है, और आपका आंसर कॉन्फिडेंटली लगाइए, आपका आंसर होगा इसमें E, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए बाकी सारे में इसमें देखिए, इसमें E दिया हुआ है, देन इट स्टार्ट टू रेन, तो ये गलत हो गया आपका। देन इट स्टार्ट्स टू रेन, तो ये भी आपका गलत हो गया। देन इट स्टार्टेड रेनिंग होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो इसलिए ये भी गलत है। वैन आता है आपका हार्डली के साथ, तो ये भी गलत है, ठीक है। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो इसमें स्टार्टेड रेनिंग सही है, लेकिन ये THEN है, तो ये गलत है। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एवरी एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड बाय 2 ग्रुप, नेमली मेंटल एंड फिजिकल। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, और ये 2014 का रियल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए नॉर्मली हम लिखते हैं चेंज इनटू, क्लासिफाइड इनटू, ट्रांसफर्ड इनटू। ये क्लासिफाइड के बाद हम नॉर्मली यहाँ पर लगाते हैं इनटू, और ये क्लासिफाइड इसलिए सही है, ये V3 लगा हुआ है इसमें, V3 इसलिए सही है क्योंकि ये कैन बी है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के बाद हम V3 इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो क्लासीफाई के बाद इनटू लगाते हैं, कैन क्लासीफाई इनटू, लेकिन इसमें क्लासीफाई जो है वो थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। विल बी क्लासीफाइड, विल वर्ड का प्रयोग नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एक जनरल ट्रुथ है, तो फ्यूचर में इसको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे। और कैन बी क्लासीफाइड, बिटवीन, क्लासीफाइड के बाद बिटवीन वर्ड नहीं आता, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हो गए इसमें। मतलब इसमें चूंकि ED नहीं है, इनटू लगाए, तो इसलिए गलत हो गया। विल भी नहीं आएगा इसमें, विल भी नहीं आएगा इसमें, कैन बी क्लासीफाइड बिटवीन नहीं आएगा, ये होना चाहिए कैन बी क्लासीफाइड इनटू। लेकिन चूंकि ऑप्शंस में नहीं है, और ये चारों क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ग्रामर के हिसाब से ये भी गलत हो रहे हैं, ठीक है। एक भी सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया,
तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बचता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यही आपका आंसर होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कैन बी क्लासिफाइड इनटू विल बी द राइट आंसर। लेकिन इसमें चूंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए आपका ई इसमें सही होगा। इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो इसको सही मान रहा है कि कैन बी क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स, इस चीज को वो सही मान रहा है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर होगा ई। आई मेट हिम यस्टरडे बट फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट। ये सेंटेंस देखिए, ये भी पास्ट में है, मेट पास्ट में है, V2 लगा हुआ है कि कल मैं उससे मिला, लेकिन और ये भी पास्ट में है तो ये भी V2 है, ठीक है, ये भी V2 है और आपका सेकंड वाली जो वर्ब है ये भी V2 है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और आपका आंसर होगा इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और यहाँ पर देखिए अब मैं बताता हूँ कि ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे। हैव इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैव आता है प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में हैव का कोई काम नहीं है। फॉरगेट फॉरगॉट आएगा तो ये फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा। हैव बीन का कोई काम नहीं है, गलत है ये। वाज फॉरगेट ये पूरी तरीके से गलत है। तो इसलिए ये सेंटेंस है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड और इसमें आपका आंसर होगा ई। तो इस तरीके से मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा। और इसके 5 क्वेश्चन आपके IBPS प्री में डेफिनेटली आएंगे और IBPS मेंस में इसके ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, इस पार्ट को आप आराम से अच्छी तरीके से समझिए, इस पार्ट को और क्लोज टेस्ट को। इसमें यदि आप 5 पूरे कर देते हैं और क्लोज टेस्ट में पूरे कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का आराम से निकल जाएगा। चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें या नहीं करें या आप पैराजंबल छोड़ दें, उनके बिना भी आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आराम से निकल जाएगा यदि आप कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस को करते हैं तो। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें भी एक ग्रुप है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है। इसमें यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करिए, उसके बाद मुझे अपना नाम लिख के भेजिए और उसमें ऐड मी लिख दीजिए, तो उसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा और आपको आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी पर, फेसबुक पर भी इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में, इनमें आप ज़रूर जुड़ सकते हैं और ज़रूर डेफिनेटली आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर यदि आप आए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसी तरीके के एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगे, जिससे आपके लिए सक्सेस को लेना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे यदि आप सारे वीडियो देखते हैं और सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं। तो once again, thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.